Assalamu alaikum. I am Dr. Nidaved. Today I will discuss the topic that is cryotherapy. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 2 lecture series. So let's discuss cryotherapy. क्रायोथेरेपी की बात करें फिजियोथेरेपी में बेसिकली इसमें हम कोल्ड को अप्लाई करते हैं। इसमें कोल्ड एप्लीकेशन को क्रायोथेरेपी कहते हैं। इसमें आइस का यूज़ करते हैं फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस। यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट मीन्स दैट क्रायोथेरेपी का आप यूज़ कर रहे हैं फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस तो वो कहलाएगा क्रायोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में जब भी आप आइसिंग का यूज़ करेंगे किसी भी फॉर्म में तो उसको हम क्रायोथेरेपी के डोमेन्स में काउंट करते हैं। क्या मकसद होता है इसको करने का? एक तो इन्फ्लेमेशन कम करता है, स्पैज़म मसल स्पैज़म हो जाए वो कम करता है। जो एक्यूट इंजरीज़ हो जाती हैं, जब भी आपको चोट लगे, आप गिर जाएं, तो वहाँ पे आप क्रायोथेरेपी अप्लाई करें, वहाँ पे आप आइसिंग अप्लाई करें। तमाम एक्यूट कंडीशंस में आइसिंग की जाती है जिससे टेम्परेचर रिड्यूस होता है और जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है बॉडी टिश्यू से कोल्ड मीडियम की तरफ। थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हम कोल्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, हम क्लिनिक में अप्लाई कर रहे होते हैं, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, पेन कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए, एडिमा कंट्रोल करने के लिए या स्पास्टिसिटी कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो एक्यूट जो फॉरेन ट्रॉमा के बाद जब आप करेंगे तो एज अ फर्स्ट एड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ सेंसेशन इन क्रायो सेशंस। जब भी आप क्रायोथेरेपी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले इंटेंस कोल्ड महसूस करते हैं और उसके कुछ देर बाद बर्निंग सेंसेशन होती हैं और देन एक्टिंग होती है और उसके बाद एनाल्जेसिया और नमनेस स्टार्ट हो जाती है। इस सीक्वेंस पे आइस थेरेपी वर्क करती है, क्रायोथेरेपी वर्क करती है। और इसी तरह जब भी आप आइसिंग लगाएंगे, आप बर्फ़ लगाएं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि पहले आपको थोड़ी सी जलन महसूस होगी, फिर आपको वहाँ पे दर्द महसूस होगा, फिर उसके बाद दर्द कम होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आपको सुनपन स्टार्ट हो जाएगा। क्रायोथेरेपी में हम एप्लीकेशन मेथड्स या एप्लीकेशन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं तो हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। आइस मसाज है, आइस टॉवल है, इमर्जन इन कोल्ड और कोल्ड व्हर्लपूल है, आइस पैक्स, कोल्ड पैक्स हैं, एंड एवेपोरेटिव कूलिंग और वेपोकूलेंट स्प्रेज हैं। वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आइस पैक्स की बात करते हैं। आइस पैक्स आपको कमर्शियली आप देखें तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाएंगे। इसके अंदर जेल होता है, जेल फिल्ड होते हैं ये। इसको आपने डीप फ्रीज़र के अंदर आप इसको रख सकते हैं एंड देन आप उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं 10 to 15 मिनट्स तक। इसके अलावा आप इसको होम पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए यही है कि आइस क्रश्ड करें और उसको एक शॉपर में डाल दें एंड देन उसके बाद किसी भी टॉवल में लपेट के आप उस एरिया पे अप्लाई कर लें। अगर आपके पास कमर्शियली अवेलेबल आइस पैक्स नहीं है तो आप घर पे भी इसका बना के यूज़ कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम आइस मसाज की। अब जो आइस मसाज होता है इसमें आप ये बॉटल ले सकते हैं, अगर आप पिक्चर में देखें, जिसमें बॉटल को डीप फ्रीज़र के अंदर रख के उसमें बर्फ़ जमा ली है एंड देन फुट का पेन रिलीव करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ मसाज कर लें सर्कुलर मोशन में। इसमें आपको फुट को आगे और पीछे मूव करना है। प्लांटर फेशियाइटिस में बहुत बेनिफिशियल है आइस मसाज। फिर जो स्मॉलर एरिया होते हैं जैसे टेनिस एल्बो हो गया, एपिकंडाइलाइटिस हो गया, गोल्फर एल्बो हो गया, तो उसमें आप आइस मसाज यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एरिया जो स्मॉलर है आपको उसको सेलेक्ट करना है। देन उस एरिया में आपको सर्कुलर फॉर्म में आपको ओवरलैपिंग मोशन में आपको आइस क्यूब मसाज करना है। ये आप 10 to 20 मिनट्स तक ईजिली कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं आइस टॉवल्स की। आइस टॉवल्स के लिए हमारे पास मैक्सिमम 10 टॉवल हो सकते हैं। इसके लिए पहले हम एक मिक्सचर बनाएंगे, यानी कि हम पानी लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे 50% और उसके अंदर 50% आइस क्यूब्स डालेंगे। उस पानी के अंदर आपने टॉवल्स को डिप करना है, सोक करना है। सोक करने के बाद एक एक टॉवल को आपने निकालना है, देन ट्विस्ट करना है, जो एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है उसको रिमूव करना है एंड देन उस एरिया पे अप्लाई करना है 30 सेकेंड एटलीस्ट। 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक आप एक टॉवल को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने वो टॉवल हटा देना है, फिर आप दूसरा टॉवल यूज़ करेंगे। आप ये 9 to 10 टाइम्स ये रिपीट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इमर्जन इन कोल्ड और कूल व्हर्लपूल। इसमें जैसे आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में भी कि आपको किसी एरिया को डिप करना है, उसके लिए आप इमर्जन मेथड यूज़ करेंगे। जब भी आपके पास डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ की बात होती है, जैसे हैंड्स हो गए, फीट हो गए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें सेम वही लेना है, आपने 50% कोल्ड वाटर होना चाहिए एंड 50% आपके पास आइस क्यूब्स होने चाहिए या आइस क्रस्ट की हुई हो। एंड देन आपने जो भी एरिया ट्रीट करना है आपने उसको डिप कर लेना है। आप इसको 10 मिनट्स तक ये कर सकते हैं।
देन हम बात करते हैं वेपोकुलेंट स्प्रे की। इसमें एथाइल क्लोराइड है, फ्लोरोमीथेन है। ये क्या होता है कि एक जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको हल्का सा जो है ना ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। इसमें आपको स्प्रे को स्पोर्ट्स पर्सन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको फ़ौरन से पेन रिलीफ चाहिए, बहुत पेन हो रहा है, तो ये उस एरिया में बहुत जल्दी रिलीव करता है। आप किसी भी स्प्रे को लेंगे, उसको 3 to 5 टाइम्स स्वैप करेंगे, एटलीस्ट 1 फीट का डिस्टेंस हो या 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और एंगल इसका 45 डिग्री का होना चाहिए, तो फ़ौरन से एकदम से पेन डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर कोई मसल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, स्पास्टिसिटी हुई हुई है, तो वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड देन आप उस एरिया में स्ट्रेच अप्लाई करें तो आप दोबारा से उस मसल लेंथ को रीगेन कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ क्रायोथेरेपी के, जिसमें हम इसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी कहेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की जब हम बात करें तो एक हीमोडायनेमिक इफेक्ट है जिसको हम सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, दूसरा न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट है, एंड थर्ड वन इज मेटाबॉलिक इफेक्ट। हीमोडायनेमिक इफेक्ट में देखें तो पहले ब्लड फ्लो कम होगा फिर बढ़ेगा, इसको डिटेल में आगे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट में देखें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होती है, पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है, मसल स्ट्रेंथ ऑल्टर होती है, स्पास्टिसिटी डिक्रीज होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होती है। मेटाबॉलिक इफेक्ट में देखें तो मेटाबॉलिक इफेक्ट डिक्रीज हो रहे होते हैं। वन बाय वन करके हम इसको देख लेते हैं। हेमोडायनेमिक इफेक्ट में हम बात करें, जैसे हम आइसिंग अप्लाई करते हैं तो उस एरिया में सबसे पहले क्या होता है कि वैसे अगर आप हीटिंग का अगर आपको याद हो तो हीटिंग अप्लाई करने में वेज़ोडाइलेशन होता है, यानी कि जो जितनी ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। इसी तरह जब आप आइसिंग अप्लाई करते हैं तो जो ब्लड वेजल्स हैं वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, यानी कि जो डायलेशन है वो कम हो जाती है, उनका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। जब साइज़ रिड्यूस होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब क्या होता है कि जितने भी वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, जैसे हिस्टामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, वो सारे जो मीडिएटर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, जिसकी बेसिस पे कोल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जितने भी स्मूथ ब्लड वेजल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसकी बेसिस पे क्या होता है कि जो ब्लड विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ये आपको स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स मिलता है जैसे आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन 15 मिनट तक आपको वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शंस मिलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे वेजो डायलेशन स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसीजर को हम कोल्ड इंड्यूस्ड वेजो डायलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक लेविस हंटिंग रिएक्शन है। एक साइंटिस्ट था थॉमस लेविस, 1930 में इसने डिस्कवर किया। उस प्रोसेस में क्या था कि ऑल्टरनेटिंग वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन हो रही है जब भी आप कोल्ड अप्लाई करते हैं। कैसे? सबसे पहले जैसे आप अप्लाई करते हैं आइसिंग, उसकी बेसिस पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और बहुत ज़्यादा आइसिंग रहती है, और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद दोबारा से वहाँ पे वेजो डायलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। देन फिर वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर 15 मिनट्स बाद दोबारा से वेजो डायलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इस रिस्पॉन्स को लेविस हंटिंग रिएक्शन या लेविस हंटिंग रिस्पॉन्स भी कहते हैं। पहले 15 मिनट्स आपको वेजो कंस्ट्रक्शन मिलेगी, देन 15 मिनट्स वेजो डायलेशन एंड देन वेजो कंस्ट्रक्शन, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। क्योंकि जब भी आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो HB डिसोसिएशन की वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन HB को अपने साथ लेके आता है और वो टिश्यू के पास आके रिलीज़ करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और टिश्यू ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट की। जब भी आप क्रायोथेरेपी अप्लाई करते हैं उसकी बेसिस पे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। कैसे? जैसे आपने आइसिंग अप्लाई की, उसकी बेसिस पे कोल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और उस एरिया में अल्फा एंड डेल्टा फाइबर जो कि नर्व कंडक्शन की जो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं वो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्मॉल डायमीटर माइलिनेटेड पेन ट्रांसमिटिंग फाइबर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होने की वजह कूलिंग होती है, इसी वजह से उस एरिया में आपको पेन कम मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज्ड पेन थ्रेशोल्ड की। इसके ज़रिए पेन को कम किया जाता है। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है पेन गेट मैकेनिज़्म के ज़रिए। इसमें क्या होता है कि जब भी आप आइसिंग अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि पेन गेट मैकेनिज़्म के ज़रिए जो पेन के रिसेप्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, लेकिन जैसे आपने आइसिंग अप्लाई की, कोल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और इसकी बेसिस पे वो कोल्ड रिसेप्टर जो है नर्व
पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ब्रेन तक ले जाते हैं। जब वो ब्रेन तक लेके जाते हैं तो एकदम से पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है और उस एरिया में पेन कम हो जाता है, मसल स्पैज़म भी कम हो जाता है, सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है और पोस्ट इंजरी एडिमा भी कम हो सकता है। ऑल्टर्ड मसल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब भी आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट करना हो, कोई भी एरिया ऐसा हो जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ना हो पा रही हो, फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट ऑप पेशेंट है, वहाँ पे मोटर नर्व तो इंटैक्ट है लेकिन उस एरिया में मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप आइसिंग अप्लाई करते हैं। जैसे आप आइसिंग अप्लाई करेंगे उसकी बेसिस पे अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और उसकी बेसिस पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और इस प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम भी 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा देर के लिए आपको अप्लाई करना होता है। अब जहाँ ये मसल को फैसिलिटेट कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, साथ साथ वहाँ पे स्पास्टिसिटी को भी कम करता है। स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए आइसिंग अप्लाई करते हैं, जो गैमा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब गैमा मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब भी आपके मसल के अंदर जो भी मूवमेंट को डिडक्ट करता है, मूवमेंट करवाता है, दैट इज़ मसल स्पिंडल। अब मसल स्पिंडल किसकी बेसिस पे कहाँ से इनर्वेट हो रहा है, गैमा मोटर न्यूरॉन से। अब जब गैमा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, मसल स्पिंडल क्योंकि इनर्वेट कर रहा है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो मसल जो हाइपर स्पास्टिसिटी में यही होता है ना कि मसल हाइपर एक्टिव स्टेट में होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, तो उसकी एक्टिविटी खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाती है। और इसमें भी आपको 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आइसिंग अप्लाई करेंगे तो स्पास्टिसिटी कम मिलेगी। जैसे मसल स्ट्रेंथ में वर्क करता है, सेम एज इट इज़ फैसिलिटेट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करके। और अगर आप उस एरिया में अप्लाई करते हैं जहाँ फ्लैसिड मसल है लेकिन वहाँ पे मोटर नर्व इंटैक्ट होगी, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रायोथेरेपी से फैसिलिटेट होगी। देन हम बात करते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट की। मेटाबॉलिक इफेक्ट में जब भी आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, वेजोकंस्ट्रक्शन होती है, वेजोकंस्ट्रक्शन की बेसिस पे वहाँ पे जितने भी सेल है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। जब सेल एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो वहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट आपको पता है ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो है आइसिंग यूज़ कर रहे होते हैं। इन केस अगर हीलिंग डिलेड हो गई है और इसमें रिकवरी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप देख लेते हैं कि वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं होती है। तो हमेशा आइसिंग जब भी आप यूज़ करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हीलिंग डिले हो गई है, रिकवरी इम्पेयर हो गई, तो वहाँ आप आइसिंग यूज़ नहीं करते हैं। जिसमें जॉइंट कार्टिलेज इन्वॉल्व हो उन कंडीशंस में आप आइसिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसमें क्या होता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो प्रोटीन या एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज को। उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने के लिए आप आइसिंग कर सकते हैं। जैसे कोलेजनेज हो गए, इलास्टेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, ये क्या करते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनकी एक्टिविटी को कम करना चाहते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। जब वो मेटाबॉलिक इफेक्ट कम होंगे, ये जो एंजाइम है जो प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली पेन भी कम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ क्रायोथेरेपी में कि किन किन कंडीशंस में हम क्रायोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, एडिमा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, पेन में हम यूज़ करते हैं, स्पास्टिसिटी को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मैनेजमेंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं, मसल फैसिलिटेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, क्रायोकाइनेटिक्स एंड क्रायोस्ट्रेच में यूज़ कर रहे होते हैं। वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन में जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी आप आइसिंग अप्लाई करेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आप आइसिंग अप्लाई नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, उसमें देखा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आइदर कॉन्ट्रास्ट में देनी है कि आइसिंग, हीटिंग आइसिंग देनी है, ये क्या करना है। क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तभी होती है जब उस एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको फ़ौरन से चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो 48 से 72 आवर्स तक एक्यूट ट्रॉमा में आप आइसिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इट मीन्स डैट कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। आप इसको आराम से अप्लाई कर लें। बेसिकली इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जैसे आपको चोट लगती है, उस एरिया में वेज़ोडाइलेटर्स आ जाते हैं।
जैसे हिस्टामिन हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए, वो क्या करते हैं उस एरिया को और वेजोडाइलेट कर देंगे। जब वेजोडाइलेट कर देते हैं, उसकी जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो वहाँ पे जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं आसपास से सारे उस एरिया में आ जाते हैं। जब वो वहाँ पे आते हैं तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं और उसकी बेसिस पे वहाँ पे स्वेलिंग और एडिमा हो जाता है। अब जैसे आप आइसिंग अप्लाई करते हैं तो आइसिंग क्या करती है, जितने भी वेजोडाइलेटर्स हैं उनकी एक्टिविटी को कम कर देती है, तो वेजोडाइलेट नहीं कर पाते हैं। साथ साथ जितनी भी वेजल्स होती हैं वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन करती है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे नहीं आएंगे। जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे नहीं आएंगे तो वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जितनी इन्फ्लेमेशन है वो आइसिंग से रिलीव हो जाएगी। और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ गया है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता जाएगा। एडिमा कंट्रोल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उस एरिया में जिस भी एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं, फुट है, हैंड है, जो भी एरिया को आपको ट्रीट करना है उस एरिया को आप एलिवेट कर लें। जब आप उसको ऊंचा रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और साथ साथ अगर आप कंप्रेशन अप्लाई करना चाहें तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्रेशन बैंडेज के ज़रिए, तो ऑटोमेटिकली एडिमा और अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेन कंट्रोल की। पेन कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पेन गेट मैकेनिज्म के ज़रिए कि जब भी आपको पेन होता है तो पेन रिसेप्टर्स ब्रेन तक जाते हैं, तो ये क्या करता है, कोल्ड रिसेप्टर्स पेन को ब्लॉक कर देते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाते हैं। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड में अल्फा डेल्टा फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन वो नोसिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट करेंगे। क्रायोथेरेपी से प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, अल्फा डेल्टा फाइबर उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो खुद पेन जो फील होता है वो खुद ब खुद कम हो जाता है और पेन कंट्रोल हो जाता है। अगर हम नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन देखें तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। लेकिन स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन का पीरियड होता ही नहीं। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो वो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो उसको कम करने के लिए आप आइसिंग देते हैं। जैसे आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, क्रायोथेरेपी अप्लाई करते हैं, गैमा मोटर नर्व कंडक्शन की एक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे वो एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मसल की स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके लिए आपको कम से कम भी 30 मिनट या इससे ज़्यादा के लिए आप अप्लाई करेंगे तो स्पास्टिसिटी रिड्यूस होगी। उसके साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरऑल बहुत सारे जो है जनरलाइज्ड वीकनेस वगैरह हो रही होती है। तो अगर आप उस कंडीशन में हीटिंग अप्लाई करते हैं तो उससे जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट को फटीग हो रहा है, मसल स्ट्रेंथ को बेहतर बनाना है, पोस्चरल स्टेबिलिटी को बेहतर बनाना है, तो आप इसमें आइसिंग अप्लाई करेंगे तो पेशेंट पे बहुत ही अच्छे अफेक्ट आ रहे होते हैं। देन मसल फैसिलिटेशन की बात करें, जहाँ पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करना है तो उसमें अभी आप आइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप क्विक टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत देर के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना है। जैसे आप इसको आइसिंग को अप्लाई करेंगे एकदम से मोटर नर्व एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और वो जाके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, तो इससे मसल्स की मूवमेंट जल्दी बढ़ती है। लेकिन इसमें आपको क्विक अप्लाई करना है। देन हम बात करते हैं क्रायो स्ट्रेच और क्रायोकाइनेटिक्स की। इसमें क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम कोल्ड को यूज़ करते हुए साथ साथ हम एक्सरसाइज करवाते हैं एथलीट्स में। क्रायो स्ट्रेच में आप उसको स्ट्रेच देते हैं, 20 मिनट आइसिंग के बाद 3 to 4 मिनट स्ट्रेच होता है, तो उसकी बेसिस पे जो मसल होता है वो उसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है। और क्रायो काइनेटिक्स में क्या होता है कि आप मसल एंड एक्सरसाइज है, कूलिंग आपने अप्लाई की इतनी देर तक कि उसको पेशेंट का जो पेन वो रिलीव हो गया, जैसे वो रिलीव हो जाएगा फिर आपने एक्सरसाइज अप्लाई की जो करवानी है वो करवाई, एंड देन फिर दोबारा से रीकूलिंग आपने आइसिंग अप्लाई की, और इस प्रोसेस को आप 5 टाइम्स दफ़ा रिपीट भी कर सकते हैं। अब हम इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, किन किन कंडीशन में आप आइसिंग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूट इंजरी हो जाए, फ़ौरन से चोट लगी है, मसल स्ट्रेन है, लिगामेंट स्ट्रेन है, एंकल स्ट्रेन है, किसी भी एरिया में स्ट्रेन हो, आप वहाँ पे आइसिंग अप्लाई करेंगे। ट्रिगर पॉइंट्स में आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, मसल स्पैज़म में आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, मसल गार्डिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंडिनाइटिस में बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन है, टीनोसाइनोवाइटिस, बर्साइटिस, तो इन्फ्लेमेशन में आप आइसिंग अप्लाई करते हैं। या अगर स्वेलिंग है, एक्यूट स्वेलिंग है, तो आप अप्लाई करेंगे। पोस्ट ऑप
सर्जरी में आप आइसिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गई, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो गई, या ऑर्थोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी हो गई, या वो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है तो उसको कम करने के लिए आप अप्लाई करेंगे आइसिंग। और अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद क्या होता है, मसल में सोरनेस आ जाती है, तो वहाँ पे भी आप आइसिंग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट मिलेगा। या डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस हो गई तो वहाँ पे भी आप आइसिंग अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें आप आइसिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ऑलरेडी जो है पाथवे जो ब्लड पाथवे वो कम हुआ हुआ है, क्योंकि प्लाक बन जाता है, तो उसमें अगर आप आइसिंग अप्लाई करेंगे तो उसमें और जो वेस्कुलर सप्लाई वो डिस्टर्ब हो सकता है। या वेजोस्पास्मोटिक डिजीज़, रेनॉट डिजीज़ में अप्लाई नहीं करते हैं, कार्डियक डिजीज़ हो गई, या सेंसिटिव पेशेंट हो गए, या क्रायोग्लोबिनीमिया, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी में आप आइसिंग अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं, कुछ फेमिलियल होती है, जेनेटिकल होती है, जिसमें जो स्किन होती है वो कोल्ड एक्सपोजर पे हाइपर सेंसिटिव होती है। उसमें क्या होता है, उसके साइन क्या है कि आप जब भी आइसिंग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो है एलिवेटेड पैच से बन जाएंगे, रेडनेस होगी और पेशेंट को इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप आइसिंग अप्लाई नहीं करते हैं। पेशेंट को आइसिंग से हाइपर सेंसिटिविटी है, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। कुछ लोगों को आपने देखा है कि आइसिंग सूट ही नहीं करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जब भी वो ठंड में जाते हैं उन्हें मसला होता है, उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कंडीशन जिसमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो गए, जैसे रोमेटिक डिजीज़ होगी या कोई एक्सीडेंट या सर्जरी ट्रॉमा के बाद, तो उसमें जब पेशेंट को अच्छा ही नहीं लग रहा तो वहाँ पे आप आइसिंग अप्लाई नहीं करते हैं। क्रायोग्लोबिनीमिया में आप अप्लाई नहीं करते हैं आइसिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप आइसिंग अप्लाई करते हैं तो जितने भी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वहाँ पे ये प्रोटीन आ जाती हैं, और ये एबनॉर्मल प्रोटीन होती है, और वो क्लम्प होना शुरू हो जाती है, यानी इकट्ठे होना शुरू हो जाती है, जिसकी बेसिस पे आपको जो स्किन के जो साइंस नज़र आ रहे हैं पिक्चर में से आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे पहले लोकल इस्कीमिया होगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें तो गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप आइसिंग अप्लाई नहीं करेंगे। पैरागोजाइमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, इसमें आप क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो जो है जैसे आप आइसिंग अप्लाई करते हैं, ऐसा पेशेंट कोल्ड एक्सपोजर पे जाता है तो हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्म में यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आप क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करते। या रेनॉट डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि डिजिटल एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं हाथों और पाँव में, वहाँ पे साइनोसिस स्टार्ट हो जाती है, ऑलरेडी ब्लूपन स्टार्ट है, ऑक्सीजन कम है, साइनोसिस हुए हुए हैं। अगर आप कोल्ड अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में वो कंडीशन और बढ़ जाएगी। ओवर जनरेटिंग पेरिफेरल नर्व्स, वहाँ पे भी आप क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन या नर्व कंडक्शन होता है वॉल्टर हो जाता है, जिसकी बस बेसिस पे नर्व रीजनरेशन डिले हो जाती है। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, उसमें भी आप क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करते हैं। प्रिकॉशंस, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ आप क्रायोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं एहतियात के साथ। आप सबसे पहले ये सुपरफिशियल मेन ब्रांच ऑफ नर्व, पेरोनियल नर्व एट लैटरल नी, और या रेडियल नर्व एट पोस्टीरियर लैटरल एल्बो, यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे वरना नर्व कंडक्शन ब्लॉकेज हो जाएगा। अगर आप इस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से अप्लाई करेंगे। अगर कोई ओपन वूंड है तो अगर आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो हीलिंग डिले हो सकती है, तो आप उसको अच्छे से कवर करके या उसके नियर बाय आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, या तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज़ हो सकता है, या अगर उस पेशेंट का बीपी लो भी हो सकता है, और बीपी लो होने के नतीजे में पेशेंट फेंट भी हो सकता है। या कोई ऐसा पेशेंट जिसकी सेंसेशन इम्पेयर्ड हुई हुई है, या जितना जो मेंटली इतना बता नहीं सकता है। बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं बता सकते हैं, वहाँ पे आप पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो बहुत एहतियात से करेंगे, देखभाल के करेंगे। या बहुत ज़्यादा यंग या ओल्ड पेशेंट हो, वहाँ पे भी आपको देखभाल के अप्लाई करना होगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट बियरेबल कर लेगा तो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं करेंगे।
एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं क्रायोथेरेपी के? अगर आप बहुत देर तक लगाएं तो प्रोलॉन्ग्ड वेजोकंस्ट्रक्शन हो सकती है और उसकी बेसिस पे टिश्यू डेथ जो गैंग्रीन हो सकते हैं, फ्रोस्ट बाइट हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं कोल्ड बर्न, नर्व डैमेज हो सकती है, अनवांटेड वेजोडाइलेशन हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं अगर टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड से नीचे या 45 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, क्योंकि 15 से 45 सेंटीग्रेड तक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी के लिए सही है। अगर इससे कम टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जितने भी एंजाइम है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.